टारगेट कॉस्टिंग है। इसका लफ्जी मतलब क्या है? कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें मार्केट सेलिंग प्राइस गिवन होती है। मार्केट सेलिंग प्राइस क्या मतलब, इसका क्या है? इसका मतलब यह है कि जो चीज आप बना रहे हो इस जैसी चीज मार्केट में 500 रुपए की बिक रही। अब आप 500 से ज्यादा तो बेच नहीं सकते। अगर एक चीज 500 की लोग बेच रहे हैं तो आप ये तो नहीं कर सकते ना कि आप अपनी चीज आए और 700 रुपए की बेचना शुरू कर दें। इसका मतलब है मार्केट सेलिंग प्राइस से ऊपर तो आप जा नहीं सकते। और आप चाहते हो कि आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो कि आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो, टारगेटेड प्रॉफिट। अच्छा, आप वो वाला टारगेट प्रॉफिट और इस टारगेट प्रॉफिट में फर्क है। वो वाला टारगेट प्रॉफिट होता है कि हम कितने यूनिट बनाएं या कितनी सेल करें कि ये टारगेट प्रॉफिट अचीव कर लें। इसमें कैसे आएगा? हमारी कितनी कॉस्ट होनी चाहिए कि हम 100 रुपए का प्रॉफिट कमा लें। दोनों में फर्क पता चला? ब्रेक इवन में टारगेट प्रॉफिट में क्या होता था, हम कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करें कि हम इतना टारगेटेड प्रॉफिट अचीव कर लें, या कितनी सेल करें। यहां पर आपको सेल भी बताई होगी, प्रॉफिट बताया होगा कि इतना टारगेट प्रॉफिट है। बताओ आपकी टारगेटेड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, आपकी टारगेटेड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। तो बताया इसमें हमारी टारगेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 400। कितनी होनी चाहिए? 400। तो टारगेट कॉस्ट तो अब फार्मूला तो आपके पास आ गया। टारगेटेड कॉस्ट या टारगेट कॉस्ट किसके बराबर होगी? सेल माइनस प्रॉफिट। यानी जो मार्केट की सेलिंग प्राइस होगी उसमें से हम अपना टारगेटेड प्रॉफिट माइनस कर देंगे। पर यूनिट माइनस करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आएगी, टोटल माइनस करेंगे तो टोटल आएगा। ब्रेक इवन में और टारगेट कॉस्टिंग में तकरीबन एक जैसा सवाल लग रहा होता है पेपर में। दोनों में फर्क सिर्फ ये है, वहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करते हैं, यहां पर कॉस्ट फाइंड करते हैं। अब सपोज मैं कहता हूं कि आपने टारगेट बनाया, मार्केट में मार्केट की सेल प्राइस है जी 1200 रुपए। ठीक है, एंटिटी wants to earn 20% markup. Find target cost. मार्केट में 1200 रुपए की चीज बिक रही है, कंपनी उसके ऊपर 20% मार्कअप कमाना चाहती है, तो वो अपनी कॉस्ट कितनी उसको रखनी पड़ेगी। कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो सीपीएस तो बनाना लगाना आता है ना। तो जैफा क्या आएगा इसका, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 1200 है, 20% मार्कअप है, तो जल्दी करें जरा बताएं कितने। कॉस्ट 240 आएगी। कॉस्ट तो पहले 100 मार्कअप है ना, 20% मार्कअप है और ये सेल प्राइस है। अच्छा, टारगेट कॉस्टिंग के अंदर ना जैसे मर्जी फाइंड करो, कोई परेशानी नहीं है। आई कैप कैसे करता है मैं वो बताने लगा। आई कैप कहता है, वो कहता है मार्केट सेलिंग प्राइस 1200 माइनस टारगेटेड प्रॉफिट। हाँ जी, टारगेट प्रॉफिट कितना है? 1200 हमारी सेल प्राइस है। इसको मैं सेल पे डिवाइड करूंगा तो 120, मल्टीप्लाइड बाय 20 करूंगा तो प्रॉफिट आएगा, और 100 करूंगा तो कॉस्ट आएगी। तो ये चीज भूल गई है। तो बताया प्रॉफिट कितना है? 200। टारगेट कॉस्टिंग।
इस तरह से वो फाइंड करता है, अदरवाइज आप जैसे मर्जी फाइंड कर लो। बट आई कैप अपने सोल्यूशन के अंदर जितने भी सजेस्टेड आंसर दिए हुए हैं उसके अंदर वो इस तरह से इसके दोनों वैल्यू लेता है, उसको आपस में माइनस करता है, फिर कहता है जी आपकी ये टारगेटेड कॉस्ट है। क्लियर होगी बात? मिसाल के तौर पर एक और सवाल करते हैं, ये लिख लिया। ये जो लेट आए हैं ये बात सुन ले, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि सीवीपी के क्वेश्चन में और टारगेट क्वेश्चन के सवाल में फर्क का नहीं पता चलता। उसमें फर्क का कैसे पता चलेगा? सीवीपी के क्वेश्चन में हमेशा नंबर ऑफ यूनिट्स या सेल अमाउंट फाइंड करने के लिए वो कहेगा, और टारगेट क्वेश्चन के अंदर वो टारगेटेड कॉस्ट फाइंड करने के लिए कहेगा कि बताओ कितनी टारगेट कॉस्ट हो कि ये हम प्रॉफिट अचीव कर रहे हैं। तो 1200 में 200 का प्रॉफिट हासिल करने के लिए हमें अपनी कॉस्ट कितनी लगानी पड़ेगी? 1000। क्या सच में 1000 आएगी कॉस्ट? ये तो टारगेट है ना, ये क्या है? टारगेट है। अब हमने सपोज दैट एस्टिमेट लगाया, लिख लिया है। जो नए लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैंने तो इतनी दफा रिक्वेस्ट की है कि भाई टाइम पे आया करो, ये 5-10 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए आपने अंदाजा लगाया कि आपका जो मटेरियल है ना वो 400 का लगेगा और जो लेबर है वो 300 की लगेगी, जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो भी 400 का लगा लेते हैं या 400 का लगा लेते हैं, और जो अदर हैं वो 50 रुपए के लगा लेते हैं। कितनी कॉस्ट आ रही है? 11। आपने क्या टारगेट बनाया हुआ है? आपने एस्टिमेट लगाया, अच्छा इतना का मटेरियल लग जाएगा, इतनी लेबर लग जाएगी। अच्छा सोना नहीं है, ये आज का ही टॉपिक है, आज खत्म हो जाना है इसने, बाकी सवाल ही है, इसकी थ्योरी कॉन्सेप्ट अभी खत्म हो जाना है मैक्सिमम अगले 15 मिनट के अंदर। तो कहीं आप ख्वाबे खरगोश में चले गए तो काम खराब ना हो जाए जी। 1000 रुपया का आपने टारगेट रखा हुआ था कि मार्केट में 1200 रुपए की चीज बिकेगी, मैं कोशिश करता हूं कि 1000 में तैयार हो जाए तो मेरा प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। लेकिन आपने जब अंदाजा लगाया, मटेरियल की कीमत मार्केट से जाकर पूछी, लेबर से जाकर बात की, ओवरहेड चेक किए, तो कितनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ रही थी? 1150। टारगेट कितनी है? इसके दरमियान जो फर्क है इसे बोलते हैं कॉस्ट गैप। एक्सपेक्टेड कॉस्ट और टारगेट कॉस्ट के दरमियान में जो फर्क होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट गैप। पेपर में ये कई दफा सवाल भी आया हुआ है कि कॉस्ट गैप फाइंड करें। तो कॉस्ट गैप कैसे फाइंड करेंगे? एक्सपेक्टेड कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट, इसके दरमियान में जो फर्क आएगा उसे हम बोलते हैं कॉस्ट गैप। ठीक होगी बात? अब पेपर में एक दफा सवाल यह भी आया कि हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट गैप। पेपर में क्या सवाल आया? हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट गैप। आपके दिमाग में कोई अगर मशवरा है तो आप भी दे दें, हम किताब में ऐड करवा देंगे अगर वो बात पहले ना लिखी हुई हो तो। ये कई इसके तरीके हैं। देखिए आपने अंदाजा लगाया कि अच्छा मटेरियल इतना लग जाएगा, सारे खर्चे नॉट प्रोडक्शन, अदर में मैंने लिख दिया है ना, सारे खर्चे मिला के 1150 रुपए आ रहा है और हम चाह रहे थे टारगेट बनाया हुआ तो 1000 का, अब 150 का कॉस्ट गैप है और पेपर में सवाल आ जाता है इस कॉस्ट गैप को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब सबसे पहले वो कहता है जी अपना जो प्रोडक्शन है ना उसको रीडिजाइन करो। रीडिजाइन से मुराद ये है कि अगर आप देखते हो कि कोई डिजाइन वगैरह या कलर वगैरह या कोई चीज चेंज करने से कोई कॉस्ट में थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है। मैं मिसाल देता हूं कि आप एक शर्ट बनाना चाहते हो,
उस शर्ट के ऊपर आपने कोई डिजाइनिंग वगैरह की तो वो थोड़ी महंगी लग रही थी, आपने कहा अच्छा ये थोड़ी सी डिजाइनिंग चेंज कर देंगे ना तो इससे कोई 5-10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बचत हो सकती है। फिर आपने कहा कि अच्छा जो पहले आपने उसकी सिलाई के लिए धागा इस्तेमाल किया हुआ है वो आपने बहुत ही आला क्वालिटी का इस्तेमाल किया हुआ, क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, लेकिन आपने कहा कि जी अगर थोड़ा सा अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई 1-2 रुपए का फर्क आ सकता है। ये क्या है, आप अपनी प्रोडक्शन को रीडिजाइन कर रहे हो। पहले आपने उसको जो पेंट वगैरह या जो भी उसके कलर इस्तेमाल किए, मिसाल के तौर पर आपने कहा कि सपोज ये आपने शर्ट बनाई, जैसे भी समझ लेना, इसको शर्ट ही समझ लेना। आपने कहा कि जनाब यहां पर नीचे ना एक व्हाइट कलर की एडिशन, अब पूरी शर्ट ब्लैक है, एक नीचे व्हाइट कलर की पट्टी लगा देते हो और वो कॉस्ट बढ़ रही है, आपने कहा इस व्हाइट कलर की पट्टी को खत्म कर देते हैं, वैसे ही शर्ट को रहने देते हैं। तो ये आप अपनी प्रोडक्शन को क्या कर रहे हो, रीडिजाइन कर रहे हो और किस चीज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, कॉस्ट गैप। तो एक तो हो गया कि अगर आप कॉस्ट गैप खत्म करना चाहते हो तो प्रोडक्शन को रीडिजाइन प्रोडक्ट। प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, अभी तो आप शर्ट तो वही है, प्रॉफिट आपका, आपने प्रॉफिट अचीव करना है 200 रुपए, 200 रुपए प्रॉफिट अचीव करना है, उसके लिए आपको कॉस्ट 1000 रुपए पे लानी पड़ेगी, आपकी कॉस्ट चलेगी 1150 पे। सेलिंग प्राइस चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट के अंदर वो चल रही है इस तरह की शर्ट, तो आप उस प्रोडक्ट में थोड़ी सी अमेंडमेंट करके कि कॉस्ट थोड़ी कम हो जाए लेकिन क्वालिटी और उसमें कोई मसला ना आए। नंबर 2, आप एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड स्पेसिफिकेशन, नॉन वैल्यू एडेड स्पेसिफिकेशन को एलिमिनेट कर दो। अब ये नॉन वैल्यू एडेड स्पेसिफिकेशन क्या होती है, ये ना आपस में थोड़ा फोकस करके बैठना है क्योंकि ये पेपर में 4 नंबर का सवाल आ जाता है और सिर्फ 4-5 बातें लिखने से 4 नंबर कवर हो जाते हैं, लेकिन जो फूफो के घर चले जाते हैं ना फिर सारी जिंदगी फूफो के पीछे ही रहते हैं, मिलता मुलता भी कुछ नहीं है वहां से, इसलिए अपने ऊपर काम करना है। हाँ जी, एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड। अच्छा, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो जो चीजें ऐड होती हैं उसकी फीचर या उसकी क्वालिटी या उसकी वैल्यू में इजाफा करती हैं। वो कहता है कोई ऐसी चीज जो आपको लगे कि इसके होने या ना होने से इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वो चीज एलिमिनेट कर दो, कुछ ना कुछ कॉस्ट तो बचेगी। जैसे अगर मैं ये इसकी बात कर रहा हूं, जो हमारे सामने ये रिमोट है, इसके पीछे जो ये लगा हुआ है इसके ऊपर ना कुछ प्रिंट किया हुआ है, काफी छोटी छोटी बारीक अंग्रेजी लिखी हुई है। आप बताएं कि इस अंग्रेजी लिखने से मुझे तो लगता है किसी बंदे ने भी आज तक नहीं पढ़ी होगी अंग्रेजी, तो अगर ये अंग्रेजी ना कुछ तो कॉस्ट आई होगी ना इसको प्रिंट करवाने पे, चाहे माइनर सी कॉस्ट आएगी, हमने भी तो थोड़ी थोड़ी कॉस्ट बचानी है डिफरेंट जगहों से। तो अगर ये वाली कॉस्ट हम बचा लें, इस रिमोट की वैल्यू पे कोई फर्क, हाँ अगर आप कहेंगे जी पावर वाला बटन ही खत्म कर देते हैं उसकी तो वैल्यू खराब हो जाएगी, या कोई ऐसी चीज खत्म कर देते हैं जिससे लोग आकर पूछते हैं बताओ ये चीज इसके अंदर है, तो वो तो वैल्यू है। तो वो कहता है कि आप ऐसा करो कि अपनी प्रोडक्ट में, वैसे जी तो आता रीडिजाइन में ही है, लेकिन क्योंकि आई कैप ने अच्छा काम किया कि हमें 2 पॉइंट दे दिए, उसने रीडिजाइन का अलग लिख दिया और एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड स्पेसिफिकेशन अलग दे दिया। तीसरे नंबर पे बारगेनिंग विद द सप्लायर, सप्लायर से बारगेनिंग करो किस मामले में कि आपको रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाए, टू अवेल डिस्काउंट। बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कोलैबोरेशन विद सप्लायर,
बुक के अंदर जो वर्डिंग इस्तेमाल हुई है वो क्या लिखी हुई है? कोलैबोरेशन विद सप्लायर। आप बार्गेनिंग विद द सप्लायर टू अवेल, क्योंकि कोलैबोरेशन विद सप्लायर ना हमें भूल जाएगा, क्योंकि हमें उसके मतलब का शायद ना पता और हमें रट्टा लगाना पड़े। उसके बाद चौथे नंबर पर क्या करेंगे? स्टाफ ट्रेनिंग। स्टाफ ट्रेनिंग से क्या फर्क पड़ेगा? कहां कहां कॉस्ट सेव होगी? एक वेस्टेज कम होगी और टाइम भी सेव होगा। वेस्टेज कम होने से और कॉस्ट यानी टाइम इंप्रूव होने से हमारी कॉस्ट पर यूनिट ओवरऑल कम होने के चांसेस हैं। जी स्टाफ ट्रेनिंग क्या खत्म करनी है? स्टाफ ट्रेनिंग ऐड करनी है, खत्म ट्रेनिंग करके उनकी क्वालिटी देकर करनी है या स्टाफ को ट्रेन करेंगे ना, तो जब वो काम करेंगे तो एक वो जो हमारा जितना मटेरियल वेस्ट हो रहा था वो वेस्टेज कम हो जाएगी। स्टाफ को ट्रेन करवाएंगे कि ताकि वो जो चीज बनाए वो कम टाइम में और वेस्टेज भी कम करें, वो स्टाफ ट्रेनिंग है। उसके बाद एक चीज होती है, लेकिन ये ना आई कैप की किताब के अंदर नहीं लिखी, होती भी है और ये सोल्यूशन के अंदर भी होती, बट इसके अंदर एक ये मसला है कि इसकी एक डिसएडवांटेज भी है। वो चीज क्या है? आउटसोर्सिंग। सम कंपोनेंट। अच्छा, आप जो चीज बना रहे हो, जैसी बात है चीज के अंदर डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहे थे। आप ऐसा करो कि कुछ कंपोनेंट आउटसोर्स कर लो, जिसमें आपको लगता है ना कि ये चीज मुझसे महंगी तैयार हो रही है, बाकी चीजें आपकी कॉस्ट इफेक्टिव हैं। कोई एक कम, जैसे अब ये अगर रिमोट बना हुआ है, इसके अंदर बटन भी इस्तेमाल हुए हैं, प्लास्टिक बॉडी भी है, अंदर चिप भी है, उसके अंदर और छोटी छोटी काफी सारी चीजें इस्तेमाल हो रही। आप कहते हो कि कुछ में तो आप एक्सपर्ट हो, लेकिन ये जो बटन इस्तेमाल हो रहे हैं ना, ये आपसे महंगे बन रहे हैं, और फलां कंपनी बड़े अच्छे बटन तैयार करके दे रही है, वो सस्ते तैयार करके दे रही है। तो आप क्या करो फिर? खुद ना बनाओ, आउटसोर्स कर लो। इसका नुकसान क्या है कि कल को बटन बनाने वाला बंदा बॉडी आउटसोर्स करके अपना ही रिमोट बनाकर ना बेचने लग जाए। मतलब जब आप किसी बंदे से बटन एक्सपोर्ट करते हो, अब वो जब हमें एक्सपोर्ट करेगा, वो कहेगा अच्छा मैं इसको इतने में बटन दे रहा हूं, तो प्लास्टिक बॉडी मैं खुद बना लेता हूं, कोई चीज और किसी से एक्सपोर्ट करके मैं ही रिमोट बनाना शुरू कर देता हूं। आउटसोर्स का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि जो चीज आप आउटसोर्स कर रहे होते हो, जिस बंदे से आउटसोर्स कर रहे होते हो, कल को वो आपका कंपेटिटर बन जाता है। वो अक्सर जो होता है ना कि वो एक ही जगह पर दो लोग जॉब कर रहे होते हैं, तो कल को वही उसी कंपनी जॉब करके उसी के ही कंपेटिटर बन जाते हैं। ये अक्सर होता है कि वो अपना ही कारोबार शुरू कर देते हैं। तो आउटसोर्स का ये नुकसान है, लेकिन ये एक फीचर जरूर है। नंबर 6, स्टैंडर्डाइज द कंपोनेंट्स। एक होता है कस्टमाइज, एक होता है स्टैंडर्डाइज। कस्टमाइज और स्टैंडर्डाइज। कस्टमाइज का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि आप एक स्टैंडर्ड बना लेते हो, फिर सारे उसी टाइप की सारी चीजें बनाते हो, वो आपका एक अपना ही स्टैंडर्ड है, किसी के कहने पे आप ये काम नहीं करते। अब स्टैंडर्डाइज में क्या होगा? आप एक ही टाइप की चीजें बार बार बना रहे हो, तो आपकी फिक्स कॉस्ट भी कम लगेगी, आपकी लेबर भी यानी एक्सपर्ट हो जाएगी, और आपका जो लेबर की टाइम है या जो मटेरियल की वेस्टेज है वो भी टाइम टू टाइम रिड्यूस हो जाएगी। तो ये 6 ऐसे पॉइंट हैं, आपकी बुक में 5 पॉइंट लिखे हुए, आप इसके अलावा भी कोई ऐड कर सकते हो अगर आपके दिमाग में। मैंने तो आपसे पहले पूछा था। स्टैंड, आप जो चीज ये बना रहे हो ना, इसको एक स्टैंडर्ड साइड इफेक्ट कर दो। अब उससे क्या होगा? एक जैसी चीज आप बनाओगे ना, तो ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट भी आपकी कम लगेगी,
आपकी लेबर भी एक्सपर्ट होना शुरू हो जाएगी, जिससे टाइम और वेस्टेज सब कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप एक ही टाइप की चीज बना रहे हो। एक नहीं, ऐसा होता है ना कि कस्टमर आकर कह देता है कि दीदा मुझे लाल बटन नहीं चाहिए, यहां पर ना ब्लू बना के दें। अब ब्लू बनाए, किसी का लाल रखेंगे, किसी का ब्लू रखेंगे, किसी का येलो रखेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके कलर कॉम्बिनेशन में चेंज आएगी ना, तो थोड़ी कॉस्ट चेंज हो जाएगी। आप एक ही स्टैंडर्ड रखें, जिसको नीला चाहिए उसको कहा घर जाकर कर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आप कंपोनेंट बनाएं जिससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। तो ये 6 चीजें हैं जो कॉस्ट गैप कम कर सकती है। ठीक होगी बात। दोबारा एक दफा वापस चलते हैं। अच्छा, ये चीजें मैं आपको बुक में सिर्फ ऐड कर लो एक चीज, अदरवाइज ये आप नोट ना करने बैठ जाना। अभी आपकी बुक के अंदर ये सारी चीजें हैं। ये कॉस्ट गैप को क्लोज करने का तरीका, रीडिजाइन, सप्लायर कोलैबोरेशन, एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड स्टैक्स, स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट, स्टाफ ट्रेनिंग। एक चीज और ऐड कर लो, आउटसोर्सिंग। बस बात को आप समझे। और कहने का मकसद यानी बात कर, यानी पढ़ाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप एक दफा सुन लोगे ना, ये चीज बंदे के दिमाग में कहीं ना कहीं रहती है। आप लोग ना भी पढ़ के जाओ, ना भी याद करके जाओ, अगर ये सवाल आ जाएगा तो 3 एक तो लिख ही जाओगे। 4 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता पेपर में। आगे चलते हैं, दोबारा अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। और मैं एक दफा दोबारा बता रहा हूं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। टारगेट कॉस्ट के सवाल को पहचानना कैसे है आपने। आपको क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस बताई होगी, आज तक जितने क्वेश्चन आए मार्केट सेलिंग प्राइस गिवन ही होती है। उसके बाद आपको टारगेट प्रॉफिट बताया जाएगा कि आप इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो बताओ आपकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, आपके पास क्या चीज आ जाएगी, टारगेट कॉस्ट। फिर आपको टारगेट कॉस्ट कभी इसके अलावा फाइंड हो ही नहीं सकती। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस या मार्केट सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। फिर आपको जो भी कॉस्ट के एलिमेंट्स गिवन होंगे, आपको एक कॉस्ट बताई होगी एक्सपेक्टेड कॉस्ट, या वो डायरेक्ट बता देगा या वो कहेगा इतना मटेरियल लगता है, इतनी लेबर लगती है, इतने ओवरहेड लगेंगे। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं 2000, प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो 400, तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। ये तो आप रात जब सोते हुए सोचते हो, ये वो सोच है आपकी। अब आप उठे, जाकर मार्केट में गए, मटेरियल का पता किया, तो मटेरियल वाला कहता है जो चीज तू बनाना चाहता है ना, उसके ऊपर 800 रुपए का मटेरियल लग जाएगा। अब लेबर के पास गए, आप क्या लोगे हमसे, लेबर ने कहा जनाब 400 रुपया तो कहीं नहीं गया। आपने कहा अच्छा बाकी ओवरहेड देखते हैं, ओवरहेड भी आपके 300 रुपए के लग गया। फिर आपने कहा जी एडमिन और सेलिंग, जिसे हम कहते हैं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी 250 के कर लेते हैं। आपने इसका टोटल किया, कितना बन गया, 17.5। आपने कहा हम तो चाहते हैं कि 1600 की कॉस्ट होनी चाहिए, ये तो 1750 की है। आपने लेबर को फोन किया, यार कोई मेहरबानी हो सकती है, कोई थोड़ा बहुत गुंजाइश निकल सकती है। तो वो कहते हैं अच्छा यार आप हमें 390 रुपया दे देना, 10 रुपए बचा लिए। फिर बार्गेनिंग विद द सप्लायर, आपने उससे बात की कि यार नया नया काम शुरू किया, थोड़ी मेहरबानी करो, कुछ हिसाब किताब लगाओ। उसने भी थोड़े बहुत पैसे छोड़ दिए।
ओवरहेड वाली साइड पर आप गए तो आपने कहा जी हमने ना 5 लाइटें लगानी है जहां पर काम करना है, मैंने कहा 5 की बजाय ना 3 कर देते हैं, रोशनी चाहिए ना। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो 3 लाइट में भी नजर आना शुरू हो जाता है, वरना 5 लाइट भी कम लगती है। अब मैं दोबारा तो रिवाइज कर नहीं सकता, कितना की रिवाइज हो सकता है। हाँ जी, प्रोडक्शन ओवरहेड में यही है, लाइट्स वगैरह या इस तरह के ओवरहेड आप थोड़े बहुत, तो सबसे ज्यादा ओवरहेड में कंप्रोमाइज हो सकता है। देखिए मटेरियल में पता नहीं सप्लायर मानता है या नहीं मानता, लेबर मानती है या नहीं मानती, जो ओवरहेड है ना इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे ओवरहेड तो यही है ना कि लाइट्स वगैरह का खर्चा जो हमारे इधर उधर के खर्चे होते हैं उसको हम थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो कॉस्ट गैप इसमें कितना आ गया 150। अब पेपर में जब इतना आसान सवाल होना तो आई कैप के ट्रिक्स इस्तेमाल करता है। जैसे एक दफा पेपर में सवाल आ गया, अब हम भी ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। कहता है मार्केट सेलिंग प्राइस है 800, मार्केट सेलिंग प्राइस है, ओनर wants return on investment owner wants return on investment 15%, total capital is 500 million, number of units to be sold 80,000 कर लेते हैं या 120,000 यूनिट्स कर लेते हैं। फाइंड टारगेट कॉस्ट। आई कैप इस तरह के सवाल देने की कोशिश करता है कि हम किसी ना किसी तरीके से कोई गलती कर रहे हैं। सवाल लिख लिया है तो एक्सप्लेन करते हैं। हो गया सवाल। मार्केट में सेलिंग प्राइस है 800, ओनर क्या चाहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि भाई जितनी वो इन्वेस्टमेंट करे उसको उसके ऊपर 15% मिले, जितनी वो इन्वेस्टमेंट करे उसके ऊपर कितना कमाना चाहता है 15%। इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी है 500 मिलियन के ऊपर वो कितना रिटर्न कमाएगा। करो जरा 500 का 15% लो 75 मिलियन, 75 मिलियन। ये तो टोटल प्रॉफिट है ना, यूनिट वो कितने बेचना चाहता है, तो एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है, एक यूनिट के ऊपर वो कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है 625। तो फिर टारगेट कॉस्ट क्या होगी 175। दोबारा सुने, क्योंकि ये सवाल अज्यूम किया इसलिए कॉस्ट थोड़ी कम आ रही है और प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ रहा है। सेलिंग प्राइस चाहे आप थोड़ी ज्यादा कर लो ताकि थोड़ा रिलायबल आंसर लगे। सेलिंग प्राइस हम कर लेते हैं 1300 रुपए, 1800 कर लो, 1800 कर लो, तो बस आगे वानी लगाना पड़ेगा, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। अब दोबारा सुने, उसने सवाल की नेचर चेंज कर दी, परेशानी बढ़ गई। वो कहता है कि वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कमाना चाहता है 15%। आपको पता है ऑनर की इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है कैपिटल। ऑनर की इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया 500 मिलियन,
75, 15% वो कमाना चाहता है 500 मिलियन पे, तो हमने 500 मिलियन का 15% लिया, कितना बन गया? वो 75 मिलियन कमाना चाहता है और यूनिट हम कितना बेच रहे हैं? 120। तो हमारे पास प्रॉफिट पर यूनिट वो कितना कमाना चाहता है? प्रॉफिट पर यूनिट 620। मार्केट में 1800 सेल प्राइस है, वो भाई साहब 625 रुपए कमाना चाहता है, तो टारगेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए कि 625 रुपए का प्रॉफिट हो? तो क्या फार्मूला होता है टारगेट कॉस्ट का? मार्केट सेल माइनस टारगेटेड, या दोनों पर यूनिट लोगे या दोनों टोटल लोगे। तो मार्केट है 1800 रुपए माइनस टारगेट प्रॉफिट है 625, दोनों के टारगेट प्रॉफिट में फर्क का पता चल गया है ना। इसमें आपको सेलिंग प्राइस और टारगेट प्रॉफिट गिवन होगा और आपसे कॉस्ट पूछी जाएगी। ब्रेक इवन क्वेश्चन के अंदर यूनिट या सेल प्राइस पूछी जाती है, उसमें कॉस्ट नहीं पूछी जाती। ब्रेक इवन के सवाल के अंदर भी तो टारगेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है ना, वहां पर पूछा जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनाए, इसमें क्या पूछा जाता है? कॉस्ट कितनी होनी चाहिए होगी। ठीक है। अच्छा, एक दफा ना उसने कहा कि इन लोगों ने इको भी पढ़ी हुई है, उन्होंने कहा कि जनाब आपके पास ना डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन का दूसरा नाम भला क्या होता था? प्राइस फंक्शन। कहता जी डिमांड फंक्शन है P इज इक्वल टू 500 माइनस 0.005 Q, ऐसा ही होता है कुछ डिमांड फंक्शन या प्राइस फंक्शन। नेगेटिव रिलेशन होता है तो माइनस का साइन है। वो कहता है कि कंपनी या आपको बड़ी बात सिखाता हूं, टोटल मार्केट डिमांड इज 500 यूनिट, 500,000 यूनिट्स and entity market share is 10%. Company market share is 10%. Targeted profit is rupees 420. Find टारगेट कॉस्ट। आपको उसने प्राइस फंक्शन, या इसको प्राइस फंक्शन भी बोलते हैं, डिमांड फंक्शन भी बोलते हैं। मैं इस यकीन के साथ पढ़ा रहा हूं कि आप सबकी इकोनॉमिक्स पास है और आपको ये फंक्शन का पता भी है। अब उसने क्या कहा, जहरी सी बात है, अगर ये प्राइस फंक्शन है तो टोटल मार्केट में डिमांड कितनी है? जाग रहे हो ना सारे? तो एक बात बताने लगा हूं, जब वो कहता है ना टोटल मार्केट डिमांड 5 लाख यूनिट, इसका मतलब है जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो ना, वो प्रोडक्ट मार्केट में टोटल 5 लाख यूनिट बिकते हैं, जिसमें आपका शेयर 10% है। मतलब जिसमें आपकी प्रोडक्ट 50,000 यूनिट बिकती है या आप बेचना चाहते हो। मार्केट में डिमांड कितनी है? 5 लाख कस्टमर हैं या 5 लाख यूनिट बिकते हैं। आप क्या चाहते हो कि आपकी प्रोडक्ट कितनी बिके? उसका 10%। तो आपकी प्रोडक्ट का यूनिट्स कितने आ गए? 50,000। अब क्वांटिटी की जगह 50,000 पुट करें जरा, क्यू की जगह 500 माइनस 0.005 इंटू 50,000 कितना आ गया? ये 250 क्या चीज है?
ये आपकी सेलिंग प्राइस है, आप अपना टारगेट प्रॉफिट कम करें, हमने ज्यादा कर दिया, 420 की बजाय 120 कर दें, क्योंकि ये तो ना 250 की चीज में हम 420 का प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं। कर सकते हो, 250 की लोग चीज 2-2 हजार की भी बेचते हैं। शोएब किधर है, आयो, आज आपको तो पता होगा, वो जो चीजें होती हैं वो सस्ती होती हैं, और ये जो चर्च होती है ये सस्ती होती हैं, लेकिन ये बिकती बहुत महंगी है, क्योंकि उसके ऊपर बैन लगे हुए हैं ना। तो कितने की बिकती है यार, मुझे तो बाद की बात है, बस तुम मुझे वेरीफाई करना चाह रहा था। सही है, मार्केट देखें, ये हमारे पास, चले जरा बात तो डील ना करने लग जाए ना, मैंने मजाक किया है, अब सारे इधर देखने लगे हो, तरसियो। अच्छा, हमारे पास ये एक डिमांड फंक्शन था, इसके अंदर हमने क्वांटिटी पुट की, तो पी आ गया, पी मतलब प्राइस, प्राइस हमारी 250 आ गई। टोटल मार्केट में डिमांड है 5 लाख की, इसका मतलब क्या है अबू बकर, टोटल मार्केट डिमांड 5 लाख का मतलब क्या है कि जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं वो मार्केट के अंदर 5 लाख बिकती है, या 5 लाख उसके कस्टमर है। अब वो डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट मालिक होंगे, डिफरेंट कंपनीज होंगी जो प्रोडक्ट बेच रही होंगी, टोटल डिमांड 5 लाख है, और आपकी चीज कितनी बिक रही है उसका 10%, यानी 10% आप बेच रहे हो, बाकी 90% बाकी और बिजनेसमैन बेच रहे हैं। तो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट का 10% लिया, कितना आ गया 50,000। अब आपने 50,000 अपने फंक्शन में पुट किया, तो आपके पास क्या चीज आ गई, मार्केट की सेलिंग प्राइस, और टारगेटेड प्रॉफिट क्या है 120, तो टारगेट कॉस्ट कितनी होगी, तो टारगेट कॉस्ट बराबर आ गया 250 माइनस 130, ठीक होगी बात। एक और क्वेश्चन इसका करते हैं, लिख ले लिख ले, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, इसके सवाल भी हो गए समझो, वैसे 2 दिन लगाएंगे इसके पास पेपर करने पे, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने आपको कहा कि अगले जो 3 टॉपिक हमारे हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे से आसान आसान से हैं, पेपर भी उनमें से कभी टारगेट कॉस्टिंग में से तो बहुत कम पेपर आता है। हाँ जी, लिख लिया, चलो जी क्वेश्चन लिखे एक, मार्केट सेलिंग प्राइस 1200, एंटिटी wants to earn profit 25% margin, expected cost material A 100 per unit, material B 80 per unit, and 5% expected wastage,
लेबर्स 180 per hour and 0.5 hours are required. %10 idle time. Overhead 150 per productive labor hour. Other expense 20 per unit. Find cost gap. And how to reduce cost gap. हाँ जी, क्वेश्चन लिख लिया? करना नहीं है आपने, करने के लिए मैं घर में होमवर्क दूंगा, या हम मिलके देखें। अच्छा, कॉस्ट गैप किसके बराबर आती है? एक्सपेक्टेड कॉस्ट माइनस, देखिए ना, टारगेट कॉस्ट तो सीधी सीधी है, आपको मार्केट की सेलिंग प्राइस में से आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के तरीकेकार, कभी वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से दे देगा, कभी वो प्रॉफिट फंक्शन दे देगा, वो इस तरह से काम, डिमांड फंक्शन दे देगा, इस तरह से वो काम कर सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर टारगेट कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है 1200 रुपए सेलिंग प्राइस, 25% मार्जिन। तो जल्दी से आप मुझे ये बताएं कि इसमें टारगेट कॉस्ट कितनी है? हाँ जी, यहां पर मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस 1200, टारगेट प्रॉफिट 25% ऑफ मार्जिन का मतलब है 25% ऑफ सेल। सेल तो गिवन है, उसका 25% ले लो। देखो ना, सीपीएस तब बनाया करो जब बेस ना बताई हो। जब बेस बताई हो ना, डायरेक्ट परसेंटेज ले लेते हैं। मार्जिन प्रॉफिट ऑन सेल होता है ना, तो सेल तो गिवन है, ले लो परसेंटेज। हाँ जी, लो परसेंटेज जरा, 1200 का 25% 300। ये आपके पास है टारगेट कॉस्ट। अब टारगेट कॉस्ट के बाद हम चलते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट में। ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट मैं इसके साथ ही आपको बताने लगा हूं, ये तरीकाकार सीख लें। ज्यादा छोटा तो नहीं नजर आ रहा? ओके है, बता दिया करो। सबसे पहले मटेरियल ए पर यूनिट में कितना लग रहा है? 100 का। मटेरियल बी 80 का रिक्वायर्ड है, 80 का रिक्वायर्ड है, 5% वेस्ट भी होना है, तो हमारे 80 से ज्यादा कॉस्ट लगेगी या कम? ज्यादा लगेगी। मैंने आपको बताया था वेस्टेज का तरीका, मैंने आपको वैसे सिखा दिया हुआ है। अब 5% वेस्टेज है तो किस तरह से करोगे? 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 95। एटी मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय कितनी अमाउंट आएगी? 84.21। दोबारा सुन ले जिसने पहले ये बात नहीं सुनी हुई। इस 5% का मतलब होता है 95,
वन माइनस परसेंटेज करते होते हैं ना। अब सुन ले, अगर कोई दूसरी परसेंटेज गिवन हो 3%, 2%, वो भी कर परसेंटेज भी ले लेते। अगर दूसरी परसेंटेज ना गिवन हो तो दूसरी परसेंटेज क्या लेते हैं? 100। अगर आपको लगे वेस्टेज कम हुई है, आपको लगे वेस्टेज कम हुई है, तो आपने क्या करना है? 95/100। वेस्टेज ज्यादा हुई है, 100/95। दोबारा सुने, 2% बना के, ये मैंने लेबर के चैप्टर के अंदर फुल डिटेल में बताना है। अगर आपको लगे कि आपका खर्चा ज्यादा होना है तो बड़ी अमाउंट से मल्टीप्लाई, छोटी अमाउंट पे डिवाइड। और आपको लगे कि खर्चा कम होना है तो छोटी अमाउंट से मल्टीप्लाई, बड़ी अमाउंट पे डिवाइड। उसके बाद हम चलते हैं, 180 रुपए 1 घंटे का रेट है और कितना टाइम लगता है एक यूनिट बनाने पे? 0.5। तो लेबर 180 मल्टीप्लाइड बाय 0. मल्टीप्लाइड बाय 100/। अच्छा, आइडल टाइम का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? पैसे पे कर रहे हैं, उस टाइम पे काम नहीं हुआ। पैसे पे हो रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा, तो 100/90 करने का क्या मकसद है? क्योंकि जो लेबर टाइम है उसका वो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है। हमें रिक्वायर्ड था 0.5 आवर्स, उसमें से 10% तो जाया हो जाता है। तो इसका मतलब है हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए होगा ताकि वेस्ट होने के बाद नेट कितना बच जाए? 0.5। तो इसका कितना आ गया? 1। उसके बाद ओवरहेड कहता है 150 रुपए बट प्रोडक्टिव। इसका मतलब इसमें हमने आइडल टाइम का इफेक्ट नहीं लेना। कितना? और उसके बाद अदर 20। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ गई। वैसे एक्सपेक्टेड कॉस्ट तो थोड़ी आ रही है क्योंकि वो सारा ज्यूम किया ना। 379.21। क्या देखिए ना, आपकी जब वेस्टेज होगी तो आपका जो मटेरियल का खर्चा आ रहा होगा वो कम होगा या ज्यादा? ज्यादा होगा ना। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी वेस्टेज का कॉन्सेप्ट आए ना तो आपने एक 2% बनानी है। अगर आपको लगता है खर्चा बढ़ना है तो बड़ी परसेंटेज से मल्टीप्लाई और छोटी परसेंटेज पे डिवाइड। जैसे 5% वेस्टेज थी, 95 बनाया, और दूसरा अगर परसेंटेज ना गिवन हो तो वो कितनी होती है? 100, क्योंकि 0% होता है ना बाद। तो आपने क्या किया? 100/95 से मल्टीप्लाई कर दिया, ज्यादा हो रहा है। और आइडल टाइम से भी हमारा खर्चा बढ़ जाना है क्योंकि टाइम जाया हो रहा है, पैसे पे हो रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रही तो नुकसान ही हो रहा है ना, इसलिए 100/90। अगर एफिशिएंसी बढ़ती तो 90/100। अगर एफिशिएंसी बढ़ती तो 90/100। वेस्टेज कम होती तो 95/100। वो कहता 5% वेस्टेज कम हो गई है, अब वेस्टेज कम हो जाएगी तो हमें खर्चा कम पड़ेगा, तो 95/100। ये वैसे तो मैं प्रूव करवाऊंगा लेबर के चैप्टर के अंदर जाके, अभी हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अभी हमें इससे इतना है कि काम है। ठीक होगी बात? चलिए जी। अच्छा, अब कॉस्ट गैप तो नेगेटिव में आ रहा है, हम फाइंड कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। ऐसा पेपर में होना नहीं है क्योंकि हमने ये सारा ज्यूम किया है, तो इस वजह से ये आंसर आ रहा है। तो पेपर में ये ना हो कि आप अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो फिर सवाल गलत होगा। लेकिन पेपर में अगर नेगेटिव आ जाते हैं इनकेस, तो दोबारा सवाल करने नहीं बैठ जाना, अपने अगले सवाल पे जाना, क्योंकि इसी सवाल को लेकर बैठ जाओगे तो एक और सवाल का टाइम जाया हो जाना है। इसमें से जितने आपने तीर मारने थे वो मार चुके हैं, अब भाई क्या आपका तीर का इंतजार करना है। अच्छा, आप लोगों ने जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हाईलाइट करवा देता हूं मैं। अपनी बुक अगर आपके पास है तो बुक निकाल लें।
टारगेट कॉस्ट की ये डेफिनेशन है, पेज नंबर है 239। इन दोनों में से कोई एक डेफिनेशन कर लेना। द टारगेट कॉस्ट इज द अमाउंट विच प्रोडक्ट मस्ट बी प्रोड्यूस टू मीट द टारगेट प्रॉफिट, ये भी वही लिखा हुआ है। इन दोनों में से कोई एक डेफिनेशन। उसके बाद इसके ये 3 पॉइंट एडिशनल लिख देना, बाकी सिर्फ पढ़ना और छोड़ देना। डेफिनेशन दोनों में से कोई एक। डेफिनेशन वही लिखी हुई है, टारगेट कॉस्ट इज द प्रोसेस टारगेट कॉस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग डिजायर्ड प्रॉफिट फ्रॉम द सेलिंग प्राइस, वही लिखी हुई है बात। सेलिंग प्रॉफिट में से टारगेट प्रॉफिट माइनस कर दो, टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद ये दोबारा डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट गैप की यही डेफिनेशन लिखी हुई है, ये करना है आपने। कॉस्ट गैप को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड टारगेटेड कॉस्ट। ये सिर्फ पढ़ना है, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन मार्क का मतलब है आपकी मर्जी है, पढ़ लेना ठीक है, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ना, ये भी आपकी मर्जी है। ये हम पढ़ चुके हैं। ये कल का होमवर्क इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये कल का होमवर्क भी साथ साथ लिखते जाएं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करना है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, वो छोटी छोटी हैं। अच्छा, इसकी एडवांटेज कर लेना, सिर्फ हेडिंग याद, सिर्फ हेडिंग करनी है, एक्सप्लेनेशन सिर्फ पढ़नी है। ये यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, और बाकी ये इम्प्लीकेशन इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा, 5 तक इलस्ट्रेशन। और जो मैंने आपको निशान लगवाए ये पेपर में याद करके जानी है चीजें, और जो पढ़ने के लिए कहा है वो आपने सिर्फ पढ़नी है।